नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं चलती रहेगी जिंदगी, हमारी खास पेशकश। आपको बता दें नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के मामलों का जो ग्राफ है वो अभी गिरने लगा है, लेकिन इतना नहीं गिरा कि हम बदएहतियाती करने लगे। आपको बता दें लगातार तीसरे दिन मामलों में कमी आई है। 24 घंटों में जो कोरोना के 2,38,018 नए मामलों की तस्दीक हुई है और 310 अफराद की अभी भी मौत हुई है। ये कुल मिलाकर आंकड़े हैं। तो 12 से 14 साल के बच्चों की टीकाकारी का भी मामला जो है वजारत सेहत की जानिब से अभी फैसला नहीं लिया गया, ज़ेर गौर है। और आपको बता दें कि जो मौजूदा मौसम है, मौसम के लिहाज से अगर हम बात करें तो दिल्ली समेत शिमाली हिंद में शदीद सर्दी पड़ रही है और बर्फीली हवाओं और कोहरे के सबब मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। और आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं और 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश, शिमाली राजस्थान में 23 जनवरी के बीच बारिश भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर मौसम अभी भी साजगार नहीं है। ऐसे में कोरोना और ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अभी भी आपके बीच मौजूद है। लगातार मामले अभी भी आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे कि हम अपनी सेहत को कैसे कायम रखें, कोरोना से, ओमिक्रॉन से हमको बचना है और साथ ही मौसमी जो बीमारियां हैं उससे भी हमको बचना है। हम अक्सर ये देखते हैं कि हल्की सी सर्दी हो गई है, नज़ला है, थोड़ा सा ज़ुकाम है, ठीक है, और हल्की सी जिस्म में हरारत है, तो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ख़ासकर ऐसे मौसम में जो मौसम पूरी तरीके से आपके ख़िलाफ़ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो भी आपके सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में बदएहतियाती ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। अरुण शाह जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और तमरिश कोले हैं इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है सर। तमरिश कोले जी, जिस तरह से हम अक्सर बात करते रहे हैं सर कि मौसमी बीमारियां और कोरोना का ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, लोग अभी इससे बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन मौसम की मार जो है, मामले लगातार भले ही कम हो रहे हों लेकिन अभी भी 2 लाख से ज़्यादा मामले हमारे पास मुल्क में 38,000 के करीब हैं। तो ऐसे में मौसमी बीमारियां और ओमिक्रॉन कैसे बचा जाए और कैसी एहतियात अभी भी हमको करनी है, तमरिश कोले साहब? देखिए, ओमिक्रॉन आपने जैसे बोला अभी भी इनका असर गया नहीं है। ये एक सामूहिक गिरावट आया है, बट मैं इसको हल्के में नहीं लेना चाहता हूं, ना किसी को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओमिक्रॉन के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो फॉलो करना ही है। खास करके अभी घर के अंदर भी जहां पे आप अगर काम किसी भी जगह गए तो और लोग हैं तो वहां पे भी मास्क का यूज सदा करना पड़ेगा। ये जो है इस नया गाइडलाइंस में इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। दूसरा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का यूज करना और जो सोशल डिस्टेंसिंग और जितना हो सके फिजिकल जो मीटिंग्स है इनको अवॉइड करना, वो तो जारी है जी। अब मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो सर्दी चल रहा है और खास करके आपने जैसे बताया कि सर्दी का जो अभी जो असर है वो थोड़ा ज्यादा ही है जी। इस स्थिति में 2 तरह का बीमारियां सामने आते हैं। एक तो जो बाकी जो वायरस बोर्न जो इलनेस है, जैसे ठंड सर्दी लग गया कि थोड़ा सा बच्चे में थोड़ा स्टमक एलिमेंट्स डॉक्टर साहब बताएंगे जी, वो एक तरह सामने आता है। दूसरा जैसे ही ठंड पड़ता है लोगों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है जी। इसके असर देते हुए जो हार्ट का बीमारी और जो स्ट्रोक, ब्रेन का जो प्रॉब्लम है, इनका भी नंबर्स हमने देखते कि बढ़ जाता है। तो इस सारे सिचुएशन को अगर हमने इकट्ठा करें तो मैं बताना चाहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। जो सर्दी जुकाम है उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई सस्पिशन है तो कोविड का टेस्ट कीजिए और घर के अंदर एक्सरसाइज कीजिए, मूवमेंट कीजिए, सो दैट आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इंडोर में ही कीजिए, योगा कीजिए, आसन कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज है वो कीजिए, सो दैट ये जो हार्ट का बीमारी और जो ब्रेन स्ट्रोक जो मैं बता रहा था इनका इंसिडेंस बढ़
जाता है, उससे जो ससेप्टेबल है, कि जिनका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा है, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, उनको थोड़ा इस मौसम में सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। अरुण शाह साहब बच्चों के माहिर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। सर अरुण जी, जिस तरह से हम लोगों की सेहत को लेकर बात करें, इन दिनों बच्चों की सेहत को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। हालांकि हम 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दे तो रहे हैं, लेकिन उससे भी छोटे बच्चों के लिए ये मौसम बड़ा जो है ख़तरनाक साबित होता है। चाहे वो सर्दी का मामला हो, ठीक है, या उनको हल्का सा बुखार की बात हो। बच्चे एक लंबी बीमारी यानी 8-10 दिन तो ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं जब उन्हें एक बार हवा लग जाए सर्द। तो बच्चों के लिए एक तरफ कोरोना है सर, ओमिक्रॉन से बच्चों में भी, जो बच्चों के भी केसेस आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो आप छोटे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन करेंगे कि इस मौसम में कैसे बचाया जाए बच्चों को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस मौसम में जो सर्दी खांसी बुखार जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्लू लाइक सिम्टम्स या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, जी, जिसको कि बहुत मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना कि ये ओमिक्रॉन या कोविड है या फ्लू है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। जी जी। और बच्चों में कुदरती रूप से इनमें क्या है कि ये ज्यादा बीमार नहीं पड़ते जी। और ऐसा फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी देखा गया कि बच्चे जो है कई कारण से मतलब कि ज्यादा मतलब कि गंभीर परिणाम से बच जाते हैं। ये बीमार होते हैं, ये इन्फेक्टेड होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन खुद से ज्यादा मतलब कि सीरियस नहीं होते हैं जी। सारी दुनिया भर में इनके जो कॉम्प्लिकेशंस या हाई रिस्क केसेस है, ये हॉस्पिटलाइजेशन है, बच्चों में सबसे कम होगी जी। लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्या है कि ये दे ऑलवेज हैव ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन जी। और ये खुद बीमार पड़ते जरूर हैं, ये इनको संक्रमित होते हैं। इनका संक्रमण अगर देखा जाए तो अभी जो ओमिक्रॉन की संक्रमण की बढ़ने की जो रफ्तार है जी, वो जैसा कि सभी जानते हैं कि 5 गुना से ज्यादा डेल्टा प्लस से ज्यादा है ये। और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर 2.5 लाख के आसपास अगर सरकार घोषणा कर रही है जी, तो इससे कई गुना ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं जी, इससे कई गुना ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों जी। इसलिए दूसरी बात है कि बहुत से लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत से लोग हैं जो माइल्ड केसेज हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है, उनका जांच नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बच्चे बड़े सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं जी। और आज की तारीख में सर्दी खांसी बुखार मोस्टली जो है वायरल है जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो वायरल है इसमें सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट जो है वो ओमिक्रॉन है। लेकिन खुद किस्मती से जी, ये सेकेंड वेव की तरह फ्राइटनिंग नहीं है जी। थर्ड वेव जो है, जो ओमिक्रॉन जो इस समय पूरी दुनिया में ग्रिप में है जी, वो बहुत मतलब कि तेजी से पीक पर जा रहा है और इससे मॉर्बिडिटी ज्यादा है, बीमार लोग हो रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, बहुत रैपिड रिकवरी भी हो रही है जी। और हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। बच्चों में खास करके हम लोग कहते हैं कि भाई हर साल इन्फ्लुएंजा का शॉट दिलाना चाहिए, फ्लू शॉट जी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा शॉट की तरह हम समझते हैं कि आने वाले समय में कोविड का भी वैक्सीन जो है ना हर साल हमको दिलाना होगा। बहुत से सारे देश में, जैसे आपने वैक्सीन की बात की कि हमारे यहाँ 15 साल से ऊपर, तो कई देशों में तो 5 साल से ऊपर में के बच्चों को दिया जा रहा है जी, जी। और भारत सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि कोवैक्सीन का जो ट्रायल हुआ था जी, वो 2 साल से 18 साल के बीच में फेज 3 ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ जी। और इसमें पाया गया कि बच्चों में ये काफी सुरक्षित है कोवैक्सीन जी, जी। और जैसा कि अमेरिका वगैरह में भी मतलब कि 6 साल से ऊपर वाले बच्चों को दिया जा रहा है, यूके में दिया जा रहा है और सब देशों में दिया जा रहा है जी। आने वाले समय में जैसे जैसे हमको लगता है कि वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, बिल्कुल वैसे हिंदुस्तान में इलाज होगा, बिल्कुल हाँ, बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात होगी। साथ में ये बात जरूरी है कि जो लोग अफोर्ड कर सके, क्योंकि हमारे पास हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जी जी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दिया जाता। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो संपन्न है, बिल्कुल उनको चाहिए कि अपने बच्चों को 6 महीना से ऊपर के बच्चों को इन्फ्लुएंजा का शॉट जरूर दिलाए जी। और ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से इससे फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का बचाव होगा जी। और जब आने वाले समय में जब कोविड वैक्सीन भी जी, डिपेंडिंग अपॉन द कि क्या स्ट्रेन है, WHO का स्पेसिफिकेशन होगा जी, उसके अनुसार दिया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि दुनिया भी धीरे धीरे हम लोग कोविड के कहर से हम लोग बच जाएंगे। इस वक्त एक कॉलर हैं, आइए देखते हैं कि उनका क्या सवाल है, क्योंकि हमारे साथ दो माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। लोगों की अपनी बेचैनी जरूर है, मौसम की मार, कोरोना, ये तमाम चीजों से लोग परेशान हैं। आइए देखते हैं कौन है। हेलो 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 जी साहब, कौन कहां से? सर मैं अब्दुल नशीर, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर फ्रॉम हैदराबाद। अब्दुल मसीर साहब, आपका सवाल सर? मेरा सवाल ये है कि साहब ये लाइव प्रोग्राम में मेहरबानी करके ये बताइए जी कि कौन से मेडिसिन वी आर सपोज टू कीप इन हाउस फॉर प्रिवेंटिव। ठीक ठीक ठीक, ये इसी के लिए, यानी सर्दी खांसी बुखार या कोरोना से ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसके। आप देखिए, ये सर्दी खांसी बुखार भी कोरोना हो सकता है, ओमिक्रॉन बिल्कुल सेम सिम्टम्स है ना। बिल्कुल। तो टू मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट, क्या व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन? ठीक ठीक, डॉक्टर तबरिश कोले साहब इसका जवाब देंगे आप? के मन में है तो मैं एक चीज बता देता हूं कि एक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जी, खास करके ज्यादातर लोगों में इनका जो असर है वो एसिम्टोमेटिक है, क्योंकि माइल्ड वेरिएंट है जी। तो इस स्थिति में अगर हमने माइल्ड कैटेगरी को देखे, उसमें बुखार के लिए दवाई जैसे क्रोसिन जैसे दवाई, और कोई भी एक कॉफ सिरप जो खांसी जुकाम में आराम दिलाते हैं जी, ये दोनों काफी है। और इसके साथ ज्यादा से आप पानी पीजिए, जूस और जो होम रेमेडीज है उसको इस्तेमाल कीजिए, घर पे रहिए जी, आइसोलेटेड, रेस्ट लीजिए। ज्यादातर बुखार कभी कभी तेज हो जाता है, पीछे में दर्द होता है, जो वायरल इलनेस का सिम्टम्स है इसमें भी होता है जी। और 3 से 5 दिन में ये सिम्टम्स कम हो जाता है। हाँ, जरूर एक चीज करना है आपको, दिन में 2 बार कम से कम आप अपना जो ऑक्सीजन का मात्रा है उस पर चेक करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का मात्रा 93%, 93% से कम हो जाएगा तो आप अपना जो डॉक्टर जिसका एडवाइस ले रहा है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको तुरंत आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। भी आप घर में रखें तो बेहतर है। मॉडरेट सीवियर कैटेगरी वो आपका डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, मैं समझता हूँ उनका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, आइए जानते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन कहां से? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। नाम? मेरा नाम गुलामुद्दीन। गुलाम हुसैन साहब, सवाल बताएं आप। कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, बताइए, सवाल करें। हाँ, सवाल ये है कि कश्मीर में आजकल बहुत सर्दी है जी। हाँ, और दूसरी तरफ ये कहर चल रहा है जी, ओमिक्रॉन, कोविड चल रहा है जी बिल्कुल। और जहाँ पहले साल जो थे, पहले यहाँ जुकाम खांसी हर जगह होता करती थी बिल्कुल आज के मौसम में जी। हाँ, अब कौन सा दवा हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें? अभी डॉक्टर साहब ने बताया इब्तिदाई तौर पे आपको क्या कुछ रखना है घर में। चलिए फिर भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर अरुण शाह जी, आप क्या कहेंगे? कश्मीर का मसला है, बर्फबारी वहाँ होती है, घरों में लोग बंद हैं, तो बेसिक उनको फर्स्ट एड के तौर पर इस मौसम से बचाव के लिए फर्स्ट एड के तौर पर क्या दवाएं घर में होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हो या बड़े? देखिए, ज्यादातर केसेस में जो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, ओमिक्रॉन हो, कोविड हो या इन्फ्लुएंजा हो जी, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दीजिए जी। कफ सर्दी खांसी है तो नेजल ड्रॉप, जो नॉर्मल सलाइन ड्रॉप है, हम लोग वो रिकमेंड करते हैं जी। कफ में हम लोग ये कहते हैं कि भाई घरेलू नुस्खा जो है सबसे अच्छा है, आप मतलब कि उसको काढ़ा दीजिए या दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, पानी पिलाइए, हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन कीजिए, रेस्ट कीजिए जी। कफ सप्रेसेंट नहीं दीजिए और एंटीबायोटिक मत दीजिए जी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि कफ जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जी। अगर सर्दी खांसी जो ऐसे भी मतलब कि 4 से 5 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में जी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसेज में जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने जी, कि अगर माना ऑक्सीजन सैचुरेशन घट जाता है, पसली चलने लगती है, उस अवस्था में आपको निकटतम चिकित्सक से यानी अस्पताल में जाकर के आपको संपर्क करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि ज्यादातर केस में बच्चे हो या बड़े, इस समय जो हालात है उसके हिसाब से रिकवरी मतलब कि बहुत हाई रेट ऑफ रिकवरी है, और वही लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं या सीरियस हो रहे हैं या हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं जिनको पहले वैक्सीन नहीं पड़ा, या जिन्होंने मतलब कि जिन्होंने जो 60 साल से ऊपर के हैं और कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ब्रोंकियल अस्थमा है,
उनको मतलब की परेशानी बढ़ रही है। अदरवाइज जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जी, उनमें ये प्रॉब्लम कम है और बच्चे जो है कुदरती रूप से बहुत सेफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी माहिर जानकार डॉक्टर्स आए उनका पहला जो है जवाब यही होता है कि देखिए वैक्सीन सबसे अहम है। पहला बचाव के लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहला डोज ले लिया, दूसरा डोज ले लिया, दूसरे डोज के बाद अगर आप बीमार पड़ते भी हैं तो उतना घातक, उतना खतरनाक नहीं होगा। आप 5 से 7 दिन में ठीक हो सकते हैं। शर्त यही है कि आपने वैक्सीन लिया हुआ हो। अब जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लिया और बीमारी का भी डर सता रहा है तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर लाख मशवरे दें, कुछ फायदा नहीं होगा। डॉक्टर तिमिर्श कोल्हे, वैक्सीनेशन और ये मौजूदा बीमारी, जैसा कि मैं भी अक्सर कहता रहा हूं, डॉक्टर्स से जब मेरी बात होती है तो ये कहते हैं कि पहले ये बताइए कि वैक्सीन हुआ कि नहीं हुआ। वैक्सीन नहीं हुआ है तो अब जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी की हालत में हैं, तो उन्हें अब वैक्सीन लेना चाहिए या फिर थोड़ा गैप देना पड़ेगा? देखिए, वैक्सीनेशन तो मस्ट है। पहले वेव, दूसरा वेव और तीसरा वेव में यही फर्क है कि अभी काफी मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया है जी। और बहुत लोग 2 डोज भी ले चुका है। कुछ लोगों का बूस्टर डोज का भी तारीख आ गया है। बिल्कुल। तो जिसका जब वैक्सीनेशन का डेट है, वैक्सीन ले। वैक्सीन आपको बचाएंगे डेथ से, सीवियर डिजीज से। अभी अभी मुंबई से हमको पता चला है कि 96% लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है कोविड लेके, उनको वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है। तो वैक्सीनेशन जो है वो क्लियर कट एक बेनिफिट है और वैक्सीन ना लेना आप अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। तो प्लीज वैक्सीन लीजिए। जी। और सर, जो बीमार हैं अभी, उनको ये लगता है कि मैं अभी बुखार से हूं, सर्दी है मुझे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या इनको गैप देना पड़ेगा या इस बीमारी में भी वो जाके अपना वैक्सीन ले सकते हैं? अगर कोविड आपको है, एक्टिव कोविड है, तो आपको 4 से 6 वीक का गैप देना पड़ेगा अगर आपको एक्टिव कोविड है। बाकी आप जब ठीक महसूस करेंगे जा पाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर में। बुखार आपको कम हो जाएगा, वैक्सीनेशन में जाइए, डेट के हिसाब से जाइए और वैक्सीन पहले वो टेस्ट करा लें तो बेहतर होगा वैक्सीन से पहले। अगर आपको शक है तो आप आपका जो डॉक्टर है उसे कंसल्ट कीजिए, वो ये आपको गाइड करेंगे। अगर टेस्ट का जरूरत है टेस्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अरुण शाह साहब, WHO ये कहता है कि अभी जो आज जो खबर आई उसका कहना है कि ओमिक्रॉन या कोरोना की जो बीमारियां हैं ये मकाम के हिसाब से, यानी शहर या जो भी स्टेट या मुल्क है वहां पर वो उनकी जो मकामी बीमारियां हैं, जैसे अब ये मौसमी बीमारी है, वो शक्ल बदल कर रहेगा, जाएगा नहीं। ये जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है, ऐसा उनका एक इशारा है। क्या सही मानते हैं इसको आप? ये बिल्कुल सही बात है कि कोविड जो है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो पहला जो मतलब कि जो स्ट्रेन था, जो चाइनीज वॉन स्ट्रेन, उसके बाद फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, तो वो कह रहा है कि ये म्यूटेट कर रहा है वायरस, म्यूटेट कर रहा है। ये म्यूटेशन चलता रहेगा। आज विश्व की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन नहीं पड़ा है जी। और ये माना जा रहा है कि चूंकि बिकॉज ऑफ वैक्सीन इनएक्विटी, सारी दुनिया में वैक्सीन बराबर नहीं पड़ा है। हमारे देश में ठीक है 90% डोज एक सिंगल डोज पड़ चुकी है और हम कहते हैं कि 60-70% 2 डोज पड़ चुकी है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज या जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पर अभी भी हालात बहुत ही वैक्सीन के मामले में कम है। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन वायरस का चलता रहेगा और चेन ऑफ ट्रांसमिशन जब तक चलता रहेगा तब तक जी होता रहेगा जी। तो ये निश्चित रूप से कि आने वाले समय में ये म्यूटेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद भी कोई वेरिएंट आ सकता है जी। इसलिए जरूरी है कि सारी दुनिया के लोगों को वैक्सीनेशन, एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन जरूर पड़ना चाहिए, ताकि अगर कोई म्यूटेंट वेरिएंट भी हो तो उसके हिसाब से या तो वैक्सीन तैयार हो और हर आदमी कम से कम अस्पताल से बचे, सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बचे। और ये निश्चित रूप से है कि पैंडेमिक से धीरे धीरे वो एंडेमिसिटी की तरफ, यानी लोकलाइज आउटब्रेक की तरफ हो जाएगा और जीवन का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। ये ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन के अंदर ओमिक्रॉन का कहर भी धीरे धीरे कम जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कि कोरोना वायरस खत्म होने जा रहा है। कोरोना वायरस खत्म नहीं होने जा रहा है। इट इज गोइंग टू स्टे विद अस एंड वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट। हम लोग जीवन का एक हिस्सा मान के चलना पड़ेगा। वी मस्ट एक्सरसाइज सर्टेन प्रिकॉशंस, लाइक कि हम क्राउडेड प्लेसेस में जब भी कभी इस तरह का आउटब्रेक होता है प्रॉपर सर्विलेंस होना चाहिए। वैक्सीनेशन
आज हिंदुस्तान में 100% हो जाना चाहिए। तो ये अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से लाइक ए फ्लू, अगर कोई म्यूटेंट वेरिएंट भी आता है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और हम समझते हैं कि हम इसको एक फ्लू की तरह, कॉमन कोल्ड की तरह मान करके चलेंगे कि आने वाले समय में ये ज्यादा घातक नहीं होगा। जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है सीधे तौर पर। लेकिन एक चीज तो तय है कि ओमिक्रॉन या कोरोना जो है आपके सामने है और ये कह रहा कि आप सेहतमंद रहिए, नहीं तो मैं आपसे गले मिलूंगा। सीधी बात है। बिल्कुल जी। जी, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं, कौन है देखते हैं। हेलो। जी जी डॉक्टर जी। जी, कौन, कहां से सर? जी हम कश्मीर से थे ना, एजाज साहब, सवाल करें अपना। जी जी, हमारा सवाल जनाब ये है कि नॉर्मली हमने ये भी देखा कश्मीर में को वैक्सीनेशन जो यहाँ होगी जी, उससे बिल्कुल डेफिनेट ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है अभी। ठीक है, अच्छी बात है। जो रिसेंटली ओमिक्रॉन का मसला जो है जी, इसमें बिल्कुल श्योर हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन कम होती है जी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जी कि नॉर्मली कश्मीर में जो ये नजला जुकाम का मसला था ये तो एज रूटीन हुआ करता था सर्दियों की वजह से। बिल्कुल। अब लोगों को मुझे लग रहा है जी, ओमिक्रॉन के बजाय यहाँ नफ्सियाती तो गवर्नमेंट ने यहाँ लोगों को परेशान कर दिया। नहीं देखिए, सरकार तो जो चीज है वो सामने रख रही है, आप उसको कैसे ले रहे हैं वो अब आपके ऊपर है। जैसा कि आप कह रहे हैं कश्मीर में मौसम के मुताबिक ये चीजें चलती रहती हैं, तो आप उसका इलाज भी करते रहे हैं अब तक। ठीक है, अगर उससे हटकर कोई अलग चीज आपको लगती है कि हमारी जो रूटीन में तबीयत खराब होती थी उससे कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होगी, क्योंकि आपकी रूटीन वाली बीमारी, रूटीन मौसम की बीमारी से हट कर। जी जी बिल्कुल। नॉर्मली जो अभी एज्ड लोग हैं इसमें, खासकर डायबिटिक लोग जो है, जी जी, तो नॉर्मली उनके लिए हमें प्रिकॉशनरी, उनके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं डॉक्टर, वो मशवरा लगातार दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं। तमरिश कॉलेज जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियां तो हैं, उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर मेंटली जो है ऐसा घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक जो लहर देखी, दूसरी लहर, उससे अभी तक लोग घबराए हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो नफ्सियाती तौर पर कितना मजबूत होना पड़ेगा लोगों को? देखिए, आपका चैनल के जरिए मैं ये पहले बताना चाहता हूं कि पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने भी बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादातर लोगों को एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम के हिसाब से आ रहा है और 3 से 5 दिन में इसके अपने आप ये जा भी रहा है। जी। अब इशू आता है जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे इन्होंने बोला कि जिसको डायबिटीज है, जिनका उम्र ज्यादा है, उनको थोड़ा और ज्यादा जो एहतियात है वो बरतना पड़ेगा। और खास करके ठंड का मौसम में, जैसे मैंने बताया कि बाकी जो बीमारी है उनका भी जो है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, ऑल ये सब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो इन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण शाह जी, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा। सर, लोग ये चाहते हैं कि हमने पहला भी डोज ले लिया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा जो अब बात आ रही है बूस्टर डोज की, क्या वो दूसरे डोज की तरह है या कुछ अलग होगा? ये क्या है, बूस्टर डोज है क्या? बूस्टर डोज इनफैक्ट इसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है जी। ये प्रिकॉशनरी डोज इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोग ये मानते हैं कि सेकेंड डोज के बाद भी जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। तो ये माना जाता है कि 4 महीने से 6 महीने के बाद सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो सेकेंड डोज देने के बाद धीरे धीरे इतनी कम जाती है कि उसको बूस्टअप करने के लिए प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। और पहले स्पेकुलेट किया जा रहा था कि दूसरे, यानी कि कोई हेट्रोजेनस वैक्सीन यानी दूसरा कोई वैक्सीन पड़ेगा, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जिसको कोवैक्सीन पड़ा था उसको कोवैक्सीन पड़ेगा, जिसको कोविशील्ड पड़ा है उसको कोविशील्ड पड़ेगा जी। मतलब तीसरा डोज जो है ये प्रिकॉशनरी डोज है, सो दैट हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर दे, इसलिए इसको देने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है कि साल दर साल, हर साल मतलब कि हमको दिलानी पड़ेगी ताकि कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे जी। सर, एक छोटा सा सवाल था कि बच्चों को पैदाइश से लेकर 10-12 साल की उम्र तक हम वैक्सीन देते रहते हैं, तो अक्सर लोगों ने मुझसे यही सवाल किया कि बच्चों का वैक्सीनेशन 10 साल तक जब चल रहा है, तो क्या अब ये कोरोना वाला जो वैक्सीन 15 साल का आ रहा है, 12 साल की भी बात हो रही है,
तो दिलाना पड़ेगा या नहीं? नहीं, बच्चों में दिलाना चाहिए। बच्चों में बिल्कुल दिलाना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के कई अस्पताल में ये रिपोर्टेड है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन्फेक्टेड विद दिस न्यू वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट आर इंक्रीजिंग। इस बार ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए बच्चों को दिलाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि भले बच्चे में रिकवरी रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो 3 से 4 हफ्ता के बाद होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जी, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कावासाकी डिजीज की तरह होती है। तो आइडिया ये है कि बच्चों को भी मतलब कि बचाना है, बच्चों को बचाना है 2 कारण से। पहला कारण ये है कि उनमें किसी भी तरह का मतलब कि ये आने वाले समय में कोई भी ऐसा म्यूटेंट ऐसा वायरस नहीं जन्म ले जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और जिसका विरुलेंस बिल्कुल ओमिक्रॉन से कहीं, और ये आने वाले दिनों में एक हिस्सा हो जाएगा वैक्सीनेशन कंटिन्यूएशन में कि ये चीज आ जाएगी बच्चों के लिए कि भाई इसके बाद ये भी अब लेना ही लेना है बच्चों के लिए। बिल्कुल आ जाएगा। और मैंने कहा ना कि कई देशों में ये शुरू हो चुका है, बिल्कुल, और हमारे देश में भी शुरू होगा ही होगा, देर सवेर शुरू होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शाह जी और तमिरुष कोले जी, आपने बहुत ही इत्मीनान से हमारे नाजरीन को जवाबात दिए, उनको तसल्ली दी कि ये बीमारी इतनी खतरनाक घातक नहीं है कि जैसा कि दूसरी लहर में हमने देखा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि डरिए नहीं, लड़िए ताकि जिंदगी यूं ही चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे नाजरीन को खिताब करने के लिए। आदाब।